बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 26 इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग्स वगैरह लेकर के उसको कवर अप कर लीजिएगा। हमारा अब इस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स पेंडिंग रह गए हैं, मैं एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हमारा 1 से लेकर 5 तक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 6 पेंडिंग है। फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर 7 8 9 हो गया है, 10 हो गया, अक्रूवल प्रीपेमेंट्स 11 हो गया, फिर 12th पेंडिंग है, ई रिकवरेबल डेट एंड अलाउंसेस। चैप्टर नंबर 14 ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। फिर 16 करेक्शन ऑफ एरर्स। एंड लास्ट 18th प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स। ये 5 चैप्टर्स मेरे पेंडिंग रह गए हैं। इसके अलावा और मेरा सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 6 12 14 16 और 18। These 5 chapters are remaining only. सो मेरा यही कहना है सभी को तो कि बेटा साथ के साथ में क्वेश्चंस को कंप्लीट करते चलें। काफी सारा पोर्शन हमारा हो गया है। 26 चैप्टर्स में से 21 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। ओनली 5 चैप्टर्स रिमेनिंग, और ये 5 चैप्टर्स में 1 वीक के चैप्टर्स हैं जिसमें पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए साथ के साथ में इनको कवर अप करते चलें। वर्कबुक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, साथ में प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस कंप्लीट करें। माइंडसेट लेकर के बैठेंगे तो कि हमें जनवरी के अंदर पेपर देना है, तब जाकर के आपका कवर अप हो पाएगा। क्योंकि डाउट्स भी आते हैं, काफी सारी चीजें आती है, वो पुट अप भी करते चले साथ में। इसी में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल। सर बोलिए। सर टेस्ट। टेस्ट का भी मैं स्टार्ट करवाता हूँ बेटा, बिल्कुल मैं बोलता हूँ। टेस्ट का स्टार्ट करवाते हैं अपन, है ना। ओके सर। सर आप एक दिन पहले बता देना कि किस चैप्टर का है तो हम वो बिल्कुल। प्रिपेयर कर लें। मैं बिल्कुल वो आपको शेड्यूल वगैरह वो सब कुछ बना करके मैं करवाता हूँ स्टार्ट, उसको प्रॉपर वे में स्टार्ट करवाऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 6 हमारा दिया है फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चैप्टर ऐसा है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, बिल्कुल कोई नया चैप्टर नहीं है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले भी पढ़ लिया है। स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस क्या होता है, वो चीज मैं बता चुका हूँ। वही चीज इसके अंदर कवर किया हुआ है। इसके अलावा बताया है इसमें ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनाने का सिंपल सा मेथड भाई, हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमें बनाने होते हैं तो उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, बेसिकली अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स which contains the debit and credit balances of the accounts, जिसके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को शो करते हैं। वो चीज हमारा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कहलाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें इस चैप्टर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सो क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर में रिक्वायर यू टू डिराइव मिसिंग फिगर्स। आपको मिसिंग फिगर क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट फॉर द पीरियड यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, वो चीज पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डबल एंट्री टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन सच एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वगैरह की क्या एंट्री बनती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। और डिटरमाइन वेदर बैलेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ P&L। मतलब ट्रायल बैलेंस का कोई पॉइंट है तो किसको हम P&L में शो करें या बैलेंस शीट में शो करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पुट अप हो सकते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर बात करें तो बेसिकली 4 टॉपिक्स कवर किए हुए, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये 3 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ। स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ा चुका हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में कवर कर भी चुके हैं। हम बात करें सबसे पहले इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L होता क्या है भाई। स्टेटमेंट ऑफ P&L
पढ़ा हुआ है हमने, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड कैन बी शोन एज अ टी अकाउंट ऑल्सो। उसको हम टी अकाउंट के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। पी एंड एल अकाउंट जो आप लोग बनाते थे क्लास 11 के अंदर, उसको इस फॉर्म में भी शो किया जाता है और एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है। At the end of the period or year, the balances or the income and expenditures T accounts are transferred to the profit or loss ledger account. तो फिर उस सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस लेजर अकाउंट। In this ledger account, a business summarizes its result for the period by gathering together all the ledger account balances. इस अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस के सारे जो भी बैलेंसेस होते हैं उनको समराइज फॉर्मेट्स के अंदर लिखा जाता है, जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं relating to the statement of P&L. This account is still part of double entry system. ये अकाउंट जो है वो क्या डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। सो द बेसिक रूल ऑफ डबल एंट्री स्टिल अप्लाइज। एवरी डेबिट मस्ट हैव एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट एंट्री। हर डेबिट एंट्री अगर आ रही है तो उसका वही क्रेडिट में भी साइड में कुछ ना कुछ आता है। वो डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहता है। Once the balances have been transferred to the P&L ledger account, the income and expenditure account will be closed down, and new accounts will be created for each income and expenditure account item next year. मतलब कि मान लो इस साल की 2023 की अगर सैलरी है तो वो सैलरी अकाउंट को हम क्लोज करके क्या कर देते हैं, P&L लेजर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, P&L अकाउंट में। तो वो इस साल का सैलरी अकाउंट क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट ईयर में सैलरी का फिर वापस एक नया अकाउंट बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स डू नॉट गेट कैरीड इनटू द नेक्स्ट पीरियड और ईयर। उनको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। दीज अकाउंट्स डू नॉट कैरीड फॉरवर्ड। उनको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता, उनको उस ईयर में लिख करके हम ऐड कर देते हैं। यहाँ तक ये बात हो गई सर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस लेजर अकाउंट, वो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस मेंशन कर देंगे और क्रेडिट साइड में इनकम्स मेंशन होती है। क्लियर पॉइंट ये। फिर उसी के बाद में हम आगे चलें, स्टेटमेंट ऑफ मिडिल लेजर के बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, द बैलेंसेस ऑन ऑल रिमेनिंग लेजर अकाउंट। जो भी रिमेनिंग लेजर अकाउंट्स होते हैं, मतलब कि जो असेट्स लाइबिलिटीज वगैरह से रिलेटेड है, उनको कैन बी लिस्टेड एंड रीअरेंज टू फॉर्म द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट कैसा बनता है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर क्या लिखा जाता है, लिस्ट ऑल द लीजर अकाउंट विद द बैलेंसेस रिमेनिंग, दैट इज ऑल एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल है, उन सबको हम वहां पर शो करते हैं। इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो दीज बैलेंसेस आर नॉट ट्रांसफर्ड आउट। The closing balances at the end of one period becomes the opening balance at the start of the next period. और इस ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंसेस के फॉर्म में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो इस ईयर का क्लोजिंग कैश का बैलेंस है 31 दिसंबर का, वो 1 जनवरी को क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो बैलेंस शीट के अंदर हम जो फिगर शो करते हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाती है, ओपनिंग फिगर्स बन जाती है। At the end of the period, the balances on the statement of P&L and drawings ledger account are cleared to the capital account. जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस होता है उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल में एड लेस करते नहीं करते बेटा, प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं और लॉस होता है तो माइनस करते हैं। ये पढ़ा नहीं पढ़ा अपन ने भाई, आप उसको क्या कर देते हैं, बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल में एड लेस करते हैं। दिस इज बिकॉज द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज एंटाइटल्ड टू द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स मेड बाय द बिजनेस। क्योंकि वो ऑनर जो है वो प्रॉफिट जो बढ़ता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, वो एक साथ प्रॉफिट लेने के लिए लाइबल है, वो पोजीशन रखता है। तो इसलिए वो उस कैपिटल में अगर लॉस होता है तो उसको माइनस करते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं तो ऐड करते जाते हैं। ये एक्टिविटीज अभी हम देखते हैं। फिर उसी के बाद में हम आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दिया है उसी के अंदर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स आर द अमाउंट बीइंग टेकन आउट ऑफ अ बिजनेस बाय इट्स ऑनर। जो आप ऑनर अगर अमाउंट विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज वगैरह के लिए,
तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। वो कैश के फॉर्म में यूज कर विड्रॉ करता है या गुड्स के फॉर्म में। ड्राइंग्स आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश के फॉर्म में होता है, बट एन ऑनर में ऑल्सो टेक इन्वेंट्री आउट ऑफ दिस बिजनेस। वो बिजनेस से इन्वेंट्री वगैरह भी निकाल सकता है। ड्राइंग्स ऑफ इन्वेंट्री आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, नॉट द सेल प्राइस। और जो भी इन्वेंट्री वगैरह आप अगर विड्रॉ करते हैं तो उसको हम किस पर रिकॉर्ड करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि उसकी सेल प्राइस पर। जब भी आप इन्वेंट्री विड्रॉ करेंगे तो उसको हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसकी सेल प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कैप ड्राइंग्स, ये तीन चीजें मैंने बता दिया है। क्लियर पॉइंट यहां तक? यस सर। इसी के बाद में फिर हम आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है या एक्टिविटी नंबर 5 देख लेते हैं हम। इसमें सिंपल सा पॉइंट दे रखा है, अल्फा हैज द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेस इन द ऑन इट्स लीजर अकाउंट। अल्फा के बैलेंसेस दे रखे हैं आपको, नॉन करंट एसेट्स दे दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स दे दिया, बैंक अकाउंट दे दिया और लोन दे दिया है। आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल एसेट्स फिगर, टोटल एसेट्स का फिगर कितना रहेगा? निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बेटा? बताओ मुझे कितना आएगा टोटल एसेट्स का फिगर? सर 8,000। 8,000 भी नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा हमारा। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, करंट एसेट्स। बैंक अकाउंट ये भी करंट एसेट्स, और लोन क्या है हमारी, नॉन करंट लाइबिलिटी है। तीनों का टोटल करा तो हमारा आंसर आ गया कितना, 8,000। क्लियर पॉइंट ये है? इसी के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन। पढ़ा था कि बेटा ये टॉपिक अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन आगे भी, यस सर। तो वही चीज वापस से यहाँ पर बता दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, रिगार्डलेस हाउ a business is legally set up, for accounting purpose a business is always treated separately from its owner। हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो कि बिजनेस और उसके ऑनर दोनों को हम क्या मानते हैं, सेपरेट माना जाता है। बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर ट्रीटेड सेपरेट फॉर अकाउंट पर्पस। अकाउंट पर्पस के लिए हम दोनों को क्या मानते हैं, सेपरेट माना जाता है। एग्जाम्पल बताते हैं, लीजा set up a business with $2,500 of her own money. The business is a separate entity in accounting terms, so it owes the money to Lisa as capital। ये तो कि बिजनेस में जो आपने $2,500 का अमाउंट इन्वेस्ट करा है, वो अमाउंट क्या कहलाएगा आपका, बिजनेस के लिए वो कैपिटल के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर कैपिटल का मतलब बता दिया है। कैपिटल का मतलब क्या होता है पता है हमें, जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, पैसा जो लगाया जाता है ताकि हम बिजनेस का एक्सपांशन कर सके, बिजनेस बढ़ा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। इन अकाउंटिंग कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न। रिटर्न लेने की इंटेंशन से जब आप कोई मनी लगाते हैं, बिजनेस प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कैपिटल विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से जब आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। As long as the money is invested, accountant will treat the capital as money owed to the proprietor by the business। जब आप कोई पैसा लगाते हैं तो उस कैपिटल को हम क्या मानते हैं, एक तरह से बिजनेस की लाइबिलिटी के फॉर्म में माना जाता है, भी तो कि वो हमें ऑनर को देना है। यहाँ तक की बात हो गई सर। जैसे यहाँ पर हमारा वो अभी हाल जो हमने पॉइंट लिया था, लीजा ने क्या कर $2,500 का कैश लेकर का ये बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारा कैश पर इम्पैक्ट आ जाएगा $2,500 का, और कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी कितनी, 2,500 से। तो वही आपका टोटल, तो अगर मैं बात करूं तो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो वो टोटल तो वही बैठेगा। एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है 2,500 से, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है 2,500 से। टोटल दोनों का वही 2,500 ही बैठेगा।
फिर उसी की बेसिस पर हमें और भी पॉइंट्स दे दिए। मान लो जैसे हम बात करें, ओवर द नेक्स्ट मंथ लीजा मेक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। लीजा ने और भी ट्रांजेक्शन्स करा, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करे? बाय स्टॉल फॉर $1800, उन्होंने स्टॉल परचेस करा कितने का? $1800 का। तो स्टॉल परचेस करा है तो आपकी क्या हो जाएगी? एसेट और इंक्रीज हो जाएगी क्या बेटा? यस सर। यस सर। एसेट्स इंक्रीज होगी आपकी, और क्या होगा? आपने स्टॉल परचेस कराया है तो आपकी एसेट्स हमारी इंक्रीज होगी, और कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा? स्टॉल हमारी एसेट बढ़ जाएगी कि एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा? इसका इक्वेशन अपन बनाते हैं, चलो यहाँ पर बनाते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। सर तो 11th की अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है इसमें सर। वही बिल्कुल वही है बेटा। वैसे ठीक है, ये तो सिंपल ही है सर। ये पूरा चैप्टर मैं बोलता रहा हूँ ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है तो कि नया पॉइंट हो। आप पूरा चैप्टर, मतलब इस पूरे चैप्टर का आप खुद भी पढ़ने बैठो तो 15 मिनट का चैप्टर है। अभी तक मैंने जो भी चीजें बताई, कोई भी नया पॉइंट आया है क्या? ड्राइंग्स आपने पढ़ा हुआ है, पीएनएल का पढ़ा हुआ है, बैलेंस शीट पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन समझा रहा हूँ, पूरी चीज पढ़ी हुई है। कोई नया पॉइंट यस नहीं सर। है ना। पूरा चैप्टर का वही क्लास 11th वाला बेसिक है। तो यहाँ पर हमारा, हमने $2500 का स्टार्ट करा था बिजनेस, तो हमारा वही बिजनेस से फर्स्ट पॉइंट था, तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा $2500 से, और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी $2500 से। देन फिर इसी के बाद में सेकंड पॉइंट दिया हमें। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या करा आपने? बाय स्टॉल फॉर $1800, स्टॉल परचेस करा आपने $1800 का। तो स्टॉल परचेस करा है तो कैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा $1800 से, और स्टॉल का एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा, क्या? वो इंक्रीज हो जाएगा $1800 से। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 2500 में से 1800 गया तो 700, स्टॉल हो जाएगी आपकी 1800 की, और यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा 2500 का। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। बाय फ्लावर एंड प्लांट्स, फ्लावर और प्लांट्स वगैरह परचेज किया आपने $650 की। तो फ्लावर्स एंड प्लांट्स वगैरह परचेज करे हैं तो क्या होगा? सब कैश जाएगा और असेट बढ़ेगी। फ्लावर्स और प्लांट्स वगैरह को असेट में शो करोगे या कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे? एक्सपेंसेस हो गया ना एक तरह का, है तो बेटा असेट तो है ना फ्लावर्स वगैरह, और ये फ्लावर्स, आप बर्थडे पार्टी है किसी की और उनको आपने फ्लावर्स वगैरह दिए, प्लांट वो मशीनरी वाला प्लांट नहीं है यहाँ पर, प्लांट ये ओरिजिनल। यस सर, एक्सपेंस होगा। तो फिर वो कैपिटल रिड्यूस करेगा बेटा, है ना। यस सर। तो वो हमारा कैश रिड्यूस कर देगा कितना? 650 से। और देन आफ्टर उसके बाद में क्या हो जाएगा? कैपिटल हमारा रिड्यूस हो जाएगा 650 से। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा बैलेंस निकल जाएगा सर। तो ये आ गया आपका $50, एंड दिस वन इज $1800, और 2500 में से 650 लेस किया तो $1850। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद में दिया फोर्थ पॉइंट हमें, टेक आउट अ बैंक लोन ऑफ $500। आपने बैंक से लोन ले लिया है $500 का। तो बैंक से लोन लिया है आपने, तो वही क्या होगा? कैश बैलेंस। तो बढ़ेगा कैश और आएगा लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कैश इंक्रीज हो जाएगा $500 से, और लाइबिलिटी में आपका बैंक लोन $500 से इंक्रीज हो जाएगा। सो अगेन क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा 550, यहाँ पर आ जाएगा $1800, यहाँ पर आ जाएगा $500, और यहाँ पर आ जाएगा 1850। टोटल दोनों साइड का इक्वल बैठेगा क्या बेटा? 2350 असेट साइड का, और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल भी कितना आ रहा है? 2350। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, बट इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं आएगा नहीं। क्वेश्चन आता ही है इसमें, जैसे पूछ लिया जाएगा बस, तो कि भाई आपसे मान लो ये फ्लावर एंड प्लांट्स परचेज करा तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर आएगा, बस। ऐसे क्वेश्चन पुट अप नहीं करेगा वो,
बस उन्होंने पूछ लिया भी तो कि आपसे फ्लावर्स एंड प्लांट्स का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर आएगा, तो फ्लावर्स एंड प्लांट्स आपने परचेस करे तो कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा, कैश रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल, वो कैपिटल में से माइनस कर देंगे, दैट्स इट। वो ऑप्शन दे ओके। देंगे, बस आपको बताना है, उसमें टिक करना है। ओके सर। फिर उसी के बाद में दे दिया हमारा प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स वगैरह का। तो ये चीज भी अपन ने पढ़ा था क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन का आगे एसेट्स आपको निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दो, ड्राइंग्स लेस कर दो, लाइबिलिटीज है तो वो क्या आ जाएगी, हमारी क्लोजिंग नेट एसेट्स आ जाएगी क्या बेटा। यस सर। वही चीज यहाँ पर फिर वापस से बता दिया है हमको। फिर उसी के बेसिस पर हमें एक्टिविटी नंबर 6 देखें। इसमें क्या बोला है हमें, एक्टिविटी नंबर 6 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी सर डी। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सही है, चेक करो बेटा सही है या नहीं है। सर सही लग रहा है। सही है सर। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है या कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज होता है। सर कैप लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है सर, सॉरी। ऑप्शन में तो बेटा नहीं, कैपिटल, लास्ट वाला नहीं नहीं। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट रॉन्ग है ना बेटा, ये यस माइनस। सर, माइनस लाइबिलिटी होगा सर वहाँ पे। तब बी होगा, बी वाला। फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है, पहली चीज तो हाँ यस अब। सर, बी 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 वाला सही है, इसमें माइनस लाइबिलिटी हो गया है इसमें से। यस, बी वाला ऑप्शन, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। इज इट क्लियर। थर्ड वाले ऑप्शन में बोला एसेट प्लस लाइबिलिटी, तो ये तो गलत हो जाएगा सर, एसेट प्लस लाइबिलिटी। फोर्थ ऑप्शन में एसेट इज इक्वल टू लॉस प्लस नहीं होगा सर। लॉस प्लस, तो लॉस प्लस नहीं होता, तो ये चीज तो ऑप्शन बी आ गया। फिर उसी के बाद में दिया हमारा एक्टिविटी नंबर 7, the profits earned by a business in 2017 was $72,500। प्रॉफिट अर्न करा है आपने $72,500 का। द प्रोप्राइटर इंजेक्टेड न्यू कैपिटल ऑफ $8,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एडिशनल कैपिटल हो गया क्या आपका, है यस सर। ना बेटा, ड्यूरिंग द ईयर एंड विड्रॉ गुड्स फॉर द प्राइवेट यूज विच हैड कॉस्ट $2,200, तो ये आपका ड्राइंग्स हो गया $2,200 का। If the net assets at the beginning of 2017 was 1,01,700, आपका ओपनिंग नेट एसेट्स था कितना, 1,01,700, व्हाट वर द क्लोजिंग नेट एसेट्स, बताएं भाई क्या है मेरा क्लोजिंग नेट एसेट्स। 1,80,000 डॉलर। 1,80,000, बाकी का भी ये आ रहा है क्या बेटा, भैया आपका ओपनिंग नेट एसेट्स दे रखा है $1,01,700, उसमें आपने प्रॉफिट अर्न करा तो ऐड कर देंगे सर $72,500। न्यू कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करा कितने का, $8,000 का, ये भी प्लस कर देंगे, और ड्राइंग्स करा यस सर, 1,80,000। 1,80,000। आगे पॉइंट समझ में यहाँ तक। यस सर। ये आपका एक्टिविटी नंबर 7 हो गया है। चलिए उधर चलते हैं हम पीछे की तरफ, एक्टिविटी 6 हो गया, 7 हो गया है, ये पार्ट हमारा हो गया प्रॉफिट्स ड्राइंग्स का। अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया है, एक्टिविटी 5 हो गया है, ड्राइंग समझा दिया है मैंने। अ, इस क्वेश्चन के लिए पहले प्रीवियस एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक्टिविटी नंबर 1,
के अंदर हमारा जो बोला है बेसिकली, यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 1 जो दी है उसके अंदर क्या बोला है इन्होंने, ध्यान से सुनिए भाई। एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर क्या बोला है हमने, अ, ये चीज पढ़ा देता हूँ ये, चलो मैं पहले ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है बेसिकली, वैसे मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते हैं ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है। भाई एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हम लेजर के बैलेंसेस शो करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का जो भी कॉलम्स होते हैं उसके अंदर हम उनके बैलेंसेस शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। The trial balance consists of a list of balances brought down on each general ledger accounts, separated into debits and credits as it's shown below. दो कॉलम्स बन जाते हैं, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस आ जाएगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस में शो हो जाता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस निकालते हैं। लाइक आपने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट में मान लो डेबिट साइड में भी ट्रांजेक्शन आ रही है, उनका टोटल हो रहा है मान लो 1 लाख। क्रेडिट साइड में भी ट्रांजेक्शन हो रही है, उनका टोटल हो रहा है मान लो 62,000। तो आप क्या करेंगे, बंद करने के लिए उसका टोटल लगा करके डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे और बैलेंस सीढ़ी। 1 लाख में 62,000 गए तो कितना हो गया, 38,000। और टोटल लगा करके 1 लाख, 1 लाख, यही करते हैं क्या। अब इसको जो बैलेंस बोला जाएगा तो बैलेंस कौन सा बोलेंगे इसको हम, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। आपसे अगर कोई पूछता है कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस बच रहा है तो आप कौन सा बैलेंस बोलेंगे, सर डेबिट, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। तो हम इसको ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर शो कर देंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर वही दो कॉलम से, एक तो डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। तो यहाँ पर लिखा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट का कितना बैलेंस आ रहा है, 38,000, वो किधर आ जाएगा, डेबिट से। इसी तरह से परचेज अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, अलग 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 टाइप के वो अकाउंट्स के बैलेंसेस मेंशन करते जाते हैं, जैसे ये बना रखा है। अकाउंट लिख दिया, डेबिट और क्रेडिट कॉलम, कैश अकाउंट का बैलेंस जो आ रहा है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो आ रहा है, सेल्स अकाउंट का, परचेज का, फर्नीचर का, इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का। इज इट क्लियर यस सर। कि उसी चीज को समझा दिया है इन्होंने यहाँ पर, ये इतनी सारी थ्योरी कहानी सुना दी है जो कोई काम की नहीं है वैसे, क्योंकि मेन कंसेप्ट ट्रायल बैलेंस है, वो चीज हमें आता है। वही कहानी बता दिया, इन अ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज दैट इट फॉर्म्स अ चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द लीजर अकाउंट्स। भाई मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ताकि हमारी जो हमने लेजर पोस्टिंग करी है उसको चेक किया जा सके। द टोटल ऑफ द डेबिट balances should equal the total of credit balances. If the debit in the trial balance do not equal the credits, this indicate that there has been an error in the double entry system. अगर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब कि वहां पर कुछ ना कुछ एरर है। Having been alerted to the existence of an error in the accounting records, the account assistant would then identify and correct the errors before preparing the financial statements. तो फिर अकाउंट असिस्टेंट का काम यही होता है तो कि वो एरर्स को फाइंड आउट करे, और जो भी एरर्स है जहां पर भी एग्जिस्ट कर रही है उसको फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करे। नॉट दैट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विल नॉट आइडेंटिफाई ऑल एरर्स। जरूरी नहीं तो कि ट्रायल बैलेंस से सारी एरर्स का पता चल जाए, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तब भी हमारे कुछ एरर्स हो सकती हैं। आपने पढ़ा हुआ एरर ऑफ ओमिशन होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है। आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं तो डेबिट में भी रिकॉर्ड नहीं करा है, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड नहीं करा है, तो ट्रायल बैलेंस तो क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। बट वो इक्वल आने के बाद में भी क्या है, गलत है या नहीं। यस। यस सर। तो वो चीज हमारा हो सकता है। In a computerized accounting system, for every debit entry, there should be a corresponding credit entry, and therefore, in theory, the trial balance should always balance. However, when manual adjustments are made, imbalances can occur. जनरली आप जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंसेस वगैरह इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके शो करता है। फिर उसके बाद में ये और नीचे का काम का नहीं है। बेसिकली वही ट्रायल बैलेंस का एक एग्जांपल बता दिया, कैश का बैलेंस है तो डेबिट में लिख दिया, कैपिटल का, ये सब इमेजिनरी फिगर्स लिए उन्होंने। मिसेस स्मिथ का वो कैपिटल, सेल्स, परचेज, फर्नीचर, इस तरह से टोटल लगा दिया, दोनों साइड का टोटल 2700 2700 आ रहा है।
इफ द टू कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर नॉट इक्वल देन देयर मस्ट बी एन एरर, तो वहां पर कुछ एरर हो सकती है। ट्रायल बैलेंस however will not disclose the following types of errors, वो इन एरर्स को नहीं बताता है। कौन कौन सी एरर्स? द कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही अगर भूल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। और रिकॉर्ड करना ही अगर भूल गए तो ऑब्वियसली उससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट दिया है द पोस्टिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट टू द करेक्ट साइड ऑफ द लीजर बट टू अ रॉन्ग अकाउंट। आपने डेबिट या क्रेडिट साइड की एंट्री थी, उसको करेक्ट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट में रिकॉर्ड करना था तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, बट टू अ रॉन्ग अकाउंट। लाइक आपने मान लो फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर को आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट के नाम से शो कर दिया। फर्नीचर आपने परचेज करा, उस फर्नीचर का आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट के नाम से शो कर दिया, तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। और फिर दिया है हमारा कंपनसेटिंग एरर, जब आप एक एरर क्या कर देती है, दूसरी एरर को कंपनसेट कर देती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने मिस्टर ए है, मिस्टर ए को मैंने गुड सेल करा 500 का, गलती से रिकॉर्ड कर दिया 5000। मिस्टर बी है, उनको मैंने गुड सेल करा 5000 का, गलती से उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया 500। तो एक एरर में 4500 रुपीज कम था और दूसरी एरर में 4500 ज्यादा हो गया, तो वो अकाउंट क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। तो उसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। एंड फोर्थ होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स, आपको कैश रिसीव हुआ रिसीवेबल से, बीइंग डेबिटेड टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। हमने भाई आपको कैश रिसीव हुआ था, आपको एंट्री करना चाहिए था डेबिट कैश अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, हमने क्या कर दिया, उसको अपोजिट कर दिया। डेबिट कर दिया ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर, कैश की जगह बैंक में लिख दिया, बैंक की जगह कैश में लिख दिया, तो वहां पर हमारे क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। द ट्रायल बैलेंस शुड रिवील एरर्स वेयर द रूल्स ऑफ डबल एंट्री हैव बीन ब्रोकन। जब अगर डबल एंट्री के रूल्स अगर ब्रोकन हो जाते हैं तो वहां के एरर्स का हमें पता चल जाता है। लाइक वन साइडेड एरर, आपने अगर वन साइडेड एरर करी है, मान लो आपने कुछ सेल करा टू मुकेश, अब आपने इसको सेल्स अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दिया, बट मुकेश के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो वहां पर वो एरर कहलाएगी हमारी वन साइडेड एरर, और उसका इम्पैक्ट आएगा, तो उसको पता चल जाएगा भाई ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा। फिर दिया है इसी के बाद में वेयर एन एंट्री, where an entry has been posted as a credit to one account and credit to the second account and no debit entry has been made। मतलब कि आपने क्रेडिट क्रेडिट में दो बार रिकॉर्ड कर दिया, तो वही एक साइड में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली फिर वहां पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो अगर डबल एंट्री सिस्टम का रूल्स अगर फॉलो नहीं होते तो वहां पर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो पाता है। अदरवाइज आपका आपका अदरवाइज वहां पर कंफर्म है तो कि इम्पैक्ट आएगा, उसका ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा। यहाँ तक की बात हो गई सर। अब इसके बेसिस पर आपको एक्टिविटी नंबर 1 दिया है। एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर दिया क्या है, ये मैं समझा रहा हूँ क्या करना है इसके अंदर, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। हमने याद हो तो मैंने चैप्टर नंबर जब 5 पढ़ाया था तो वहां पर एक क्वेश्चन हमने करा था रॉन क्लैकल से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 5 का बता भी देता हूँ मैं एक बार। ये वाला, अगर किसी ने नहीं किया हुआ है तो इसको करके देखना। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये रॉन क्लैकल का एक क्वेश्चन था। रॉन क्लैकल ने क्या किया था, ये फिट इक्विपमेंट्स वगैरह सेल करता था, तो इसमें हमें क्या करना था, लेजर अकाउंट्स बनाने थे और बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट, और सारे लेजर अकाउंट्स का हमें बैलेंस ऑफ करना था। तो आपको पहले इस क्वेश्चन का वही लेजर पोस्टिंग कंप्लीट करनी है। लेजर पोस्टिंग में सारे अकाउंट्स बनाने, उनके सबके बैलेंसेस निकालने,
और बैलेंसेस निकालने के बाद में फिर आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपको यहाँ पर बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाना है। बना सकते हैं क्या बेटा ट्रायल बैलेंस? बन यस जाएगा। सर। तो वो आपको अ, बनाना है, ये आपका होमवर्क है आज का। तो यही यही करना है इसमें, तो क्या बोलते हैं, मतलब एसेट्स का डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटीज का क्रेडिट, हुए बस। बस उसका ही है। हाँ बिल्कुल, जिसमें आपका एक्टिविटी नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और एक्टिविटी नंबर 1 के बाद में फिर हमें क्या करना है, उसी बेसिस पर प्रॉफिट और लॉस लेजर अकाउंट बनाना है, पीएनएल लेजर अकाउंट बनाना है। पीएनएल लेजर अकाउंट मतलब वही आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है, जिसके अंदर वही हमारा प्रॉफिट लॉस वगैरह वो चीज शो करनी है। अपन ने पढ़ा हुआ है क्लास 11 के अंदर, वो डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, शो करते हैं, इस तरह से बनाते थे बेटा। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर परचेज, फिर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फिर सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें वही हमारा यहाँ पर जीपी लिखेंगे, जो भी इनडायरेक्ट इनकम होगी वो सारी मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो मेंशन करेंगे। करते हैं बेटा, याद है ये चीज? और उससे क्या निकल जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट। कर सकते हैं ये चीज? यस सर। अपना जो ट्रायल बैलेंस बनेगा एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर, उस ट्रायल बैलेंस को पहले तो आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं कंप्लीट। प्रीवियस चैप्टर नंबर 5 में लेजर अकाउंट्स बना करके इसके एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाना है। एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर फिर हमें पीएनएल लेजर बनाना है। पीएनएल लेजर वही इस फॉर्म में बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, जीपी, सेल्स, जो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे आ जाएंगे एक्टिविटी नंबर 2 में। और फिर एक्टिविटी नंबर 3 में उसी बेसिस पर फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, अब उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। वहां पर हमने उसको लेजर फॉर्म में बनाया है, यहाँ पर उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है, और कोई डिफरेंस नहीं। इन दिस statement form have to create, will be use। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म। तो वही वैसे कि वैसे वो सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा जो आया, परचेज वगैरह वो सब कुछ लिख करके निकल जाएगा। और उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाएगा, नॉन करंट एसेट, शॉप फिटिंग्स वगैरह जो भी है आपका करंट एसेट्स वगैरह, वो दिस बाय दिस। ये क्वेश्चन करने में आ जाएगा बेटा। ये एक्चुअली उन्होंने 3 क्वेश्चन में कवर किया हुआ है, एक ही क्वेश्चन, एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3। इज इट क्लियर? यस सर। करने बैठोगे हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आता है तो फिर मुझे बता देना। एक्टिविटी नंबर 1, 2 एंड 3, दीज 3 एक्टिविटीज यू हैव टू कंप्लीट इन योर होमवर्क। उसके अलावा फिर हमारा और क्या दे रखा है इसके अंदर, एक्टिविटी नंबर 4 दे रखी है कैपिटल अकाउंट का, इसको मैं बता दूंगा। एक्टिविटी नंबर 4 हम अ, इसको देख ही लो या तो, ताकि चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या बोला है आपको, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस एक्टिविटीज ट्रांसफर द प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स टू द कैपिटल अकाउंट। ये आपको उन्होंने खुद ने दे रखा है, ड्राइंग्स दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, और कैश आपने विड्रॉ करा था तो आपने कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करा हुआ है, ये उन्होंने खुद ने दे रखा है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है, आपसे बोला है आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर, एक सेकेंड, चलो इस क्वेश्चन को मैं पहले, आप वो प्रीवियस एक्टिविटी से रिलेटेड है तो इसका भी समझ में नहीं आएगा आपको। पहले आप ऐसा करो, इसको यहाँ तक का एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लो इसका।
इस चैप्टर में ओनली एक्टिविटी नंबर 4 पेंडिंग रह गया है, जिसमें चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और बाकी सारी एक्टिविटीज वगैरह कंप्लीट करा दी है, तो ओनली एक्टिविटी नंबर 4 मुझे कराना है। कल वो एक्टिविटी नंबर 4 कंप्लीट करा करके बाकी का फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का आपको एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3 ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके सर। यहाँ तक का कंप्लीट करें, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।